नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आपके सामने आ गए हैं अपना अगला चैप्टर लेके यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़े थे उसी का थोड़ा सा बचा हुआ भाग। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। तो सबसे पहले एक बार फिर से थोड़ा पिछला लेके चलते हैं कि राष्ट्रवाद क्या था। राष्ट्रवाद था अपने देश के प्रति लगाव या देश के प्रति प्रेम को ही हम क्या कह रहे थे, राष्ट्रवाद कह रहे थे। और ये राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ पनपी? ये सबसे पहले पनपी कहाँ? फ्रांस के लोगों में। अब जब ये फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई होगी तो कहीं ना कहीं उसको विकास में कुछ चीजें सहायक भी रही होंगी या राष्ट्रवाद को बढ़ने की कुछ ना कुछ वजह रही होंगी कि क्यों राष्ट्रवाद इतना आगे तक बढ़ के आया। तो राष्ट्रवाद के विकास में सबसे पहले जो मानते हैं कि राष्ट्रवाद आने की वजह क्या थी, तो जो सबसे पहले वजह थी वो था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग नंबर 1 पे बात करें कि इसका आने का वजह क्या था, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या था, पहले इसको समझते हैं। कुलीन वर्ग एक ऐसे वो था समुदाय जो फ्रांस में उच्च वर्ग के लोगों का था। यानी फ्रांस में दो वर्ग के लोग थे, एक था कुलीन वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग। कुलीन वर्ग एक तरीके से हर तरीके से पूरी तरीके शासन सत्ता पे छाया हुआ था। राजा सिर्फ किन की सुन रहा था? कुलीन वर्ग की। कुलीन वर्ग यानी जो अमीर वर्ग थे या जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी सुन रहा था। कुलीन वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से देखा जाए तो पूरी तरीके से अत्यंत रूप से प्रभावी हो चुका था उस पर, जिससे धीरे धीरे जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके ऊपर दबाव, यानी पूरा शासन अगर देखा जाए निम्न वर्ग पर कौन कर रहा था? कुलीन वर्ग कर रहा था। कुलीन वर्ग के बाद दूसरी चीज उसमें सहायक क्या हो गया? औद्योगिकरण। उसी टाइम पे इंग्लैंड में क्या आ जाता है? औद्योगिकरण आ जाता है। औद्योगिकरण समझ लें, औद्योगिकरण क्या था? औद्योगिकरण का मतलब है कि मशीनों का युग, यानी जो चीजें अभी तक हाथ से हो रही थी वो मशीनों से होने लगी। कृषि में मशीनें आ गई, सारी चीजों में मशीनें आ गई। इससे हुआ क्या, जो निम्न वर्ग का लोग था, निम्न वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई शिक्षक बना, कोई बड़ी पोस्ट पे गया। इस प्रकार से जब वो लोग पढ़े तो वो जो कुलीन वर्ग था यानी जो उच्च वर्ग था, जो इन पर जो अभी तक निम्न वर्ग के लोग सह रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सहना बंद कर दिया। तो एक नए वर्ग का निर्माण हो गया। जो नया वर्ग बना उसे हम क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग। जो फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण रहा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा रीजन था कि जिसने क्या किया, जो कुलीन वर्ग के एक तरीके से तानाशाही थे उसको सहना बंद कर दिया और उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, उनको जवाब देना स्टार्ट कर दिया, जो अभी तक निम्न वर्ग के लोग नहीं कर पा रहे थे। अगला चीज क्या हो, जब ये सारी चीजें हुई तो एक शब्द और आता है रूमानीवाद। ये कई बार पूछा गया है 4 नंबर में कि रूमानीवाद क्या है। रूमानीवाद क्या था? रूमानीवाद एक ऐसी चीज थी जिस प्रकार से अभी हम लोग 15 अगस्त से 26 जनवरी में अपने वीर जवानों को या अपने उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए वीरों की गाथाओं को नाटक के रूप से लोगों के सामने पेश करते हैं, तो वैसे ही नाटक किए गए नुक्कड़ नाटक चौराहों चौराहों, फ्रांस के चौराहों चौराहों, गलियों गलियों पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो ये मध्यम वर्ग था, इसने एक नया तरीका निकाला रूमानीवाद का कि क्या किया जाए, जो लोग जागरूक नहीं है उनको जागरूक किया जाए। जागरूक करके ये दिखाया जाए कि अगर हम लोग चाहें तो राजा की तानाशाही खत्म कर सकते हैं। जो राजा हम पर तानाशाही कर रहा है और जो कुलीन वर्ग है जो हम पर तानाशाही कर बना हुआ है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। और इसी वजह से क्या हुआ, जो फ्रांस में क्रांति आने की वजह थी या कहा जाए जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक जो चीजें थी वो यही सारी चीजें थी। इसके बाद बात आती है किसकी, हम इसको एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो आता है एक चीज और आपको उसमें आती है आगे, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी उदारवादी राष्ट्रवाद, ये कौन थे? उदारवादी राष्ट्रवाद ये क्या था? उदारवादी शब्द एक तरीके से देखा जाए तो लैटिन भाषा के लीवर शब्द से निकला। लीवर शब्द से निकला है। ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब होता है आजाद या आजादी। उदारवादी राष्ट्रवाद जो था मुख्य रूप से किसका फेवर करता था? आजादी के। यानी इसका मतलब ही था, जो लीवर नामक सबसे लैटिन शब्द से निकला था, जिसका मतलब क्या था? आजादी। अब हुआ क्या, जो लोग उदारवादी लोग थे वो एक तरीके से देखा जाए तो एक समान कानून व्यवस्था पर विश्वास करते थे। दूसरी चीज क्या था? निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ थे। यानी इनका कहना क्या था कि जो राजतंत्र हो या कानून जो हो वो सबके लिए समान हो।
सबके लिए समान कानून हो। दूसरी चीज क्या थे, निरंकुश तंत्र के खिलाफ थे लोग, निरंकुश तंत्र के खिलाफ, यानी जो निरंकुश शासन था, जो उदारवादी, आपसे पूछेगा उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, इससे आप क्या समझते तो आप बताएंगे उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था। उदारवादी राष्ट्रवाद एक ऐसे लोगों का समूह था जो क्या चाहता था, जो चाहता था कि सबके लिए समान कानून हो और सबके लिए एक तरीके से क्या हो, निरंकुश राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ था। दूसरी चीज क्या था, ये चाहता था कि जो शासन हो रहा हो वो संविधान के उस पे हो, जो शासन हो वो संविधान के आधार पर। संविधान आपको बताया था कि संविधान क्या होता है पिछली क्लास में। संविधान हम उसे कहते हैं कि नियमों की ऐसी किताब जिस पर देश को चलाया जा रहा हो, जिसके देश पर शासन व्यवस्था जिस पर निर्भर करती हो। अगला क्या था, अगला था निजी संपत्ति। इसी में देख लेते हैं निजी संपत्ति। निजी संपत्ति पर उस व्यक्ति का खुद का अधिकार हो। अगला इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता हो, यानी प्रेस जो है, प्रेस का मतलब समझ रहे हैं, प्रेस का मतलब जो अखबार उस समय आ रहे थे, उस समय तक टेलीविजन तो नहीं आई थी कि टीवी पे न्यूज वगैरह जैसी चीजें, तो इनका मानना क्या था कि प्रेस जो है स्वतंत्र हो, यानी उसको क्या छापना है इसके लिए राजा नहीं बताएगा, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे राजा जो थे वो अखबारों को ये हिदायत दे के रखते थे कि आप वही छापोगे जो हम लोग कहेंगे, यानी हमारे बारे में कोई भी गलत खबर या हमारा गलत प्रचार या दुष्प्रचार आप लोग नहीं करेंगे। तीसरी चीज क्या थी, जो उदारवादी राष्ट्रवाद था ये क्या कह रहा था, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार, यानी इनका कहना था कि व्यापार एक तरीके से मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, ना किसी से व्यापार करने पर कोई रोक होनी चाहिए। रोक का मतलब कि राजा ये ना कहे कि आप इधर इनसे व्यापार नहीं करोगे या इधर व्यापार नहीं करोगे, उधर व्यापार नहीं करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। व्यापार करने के लिए हम लोगों को क्या कर छोड़ देना, राजतंत्र को मुक्त छोड़ देना चाहिए, ऐसा शासन होना चाहिए। अब इसी में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उदारवादी राष्ट्रवाद में एक नया शब्द और आता है, आर्थिक उदारवादी। अब ये आर्थिक उदारवादी क्या थे, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेम यही थे, ये भी क्या थे, जो आर्थिक उदारवादी थे, ये कोई इनसे अलग नहीं थे। आर्थिक उदारवादी एक तरीके उदारवादी राष्ट्रवादी था। ये भी क्या था, ये भी एक तरीके से जो आर्थिक उदारवाद था मुक्त व्यापार का पक्षधर था। ये भी क्या चाहता था कि व्यापार कैसा हो, मुक्त व्यापार हो, यानी जो व्यापार हो रहा है वो मुक्त व्यापार हो, ऐसा ना होना चाहिए कि राजा किसी व्यापार करने पर रोक लगाए। दूसरी चीज क्या थी, व्यापार से राजकीय नियंत्रण हटा लिया जाए। इनका मानना था कि व्यापार से राजकीय नियंत्रण हटा लिया जाए, राजकीय नियंत्रण हटा लिया जाए। ये कौन थे, आर्थिक उदारवादी थे, जो चाहते थे कि व्यापार जो हो रहा है इससे क्या किया जाए, आर्थिक यानी राजकीय जो नियंत्रण है उसको हटा लिया जाए। क्यों, मतलब पहले राजा क्या करता था, राजा व्यापार पर अपना नियंत्रण रखता था कि आप अगर इतना व्यापार करोगे, मान लीजिए कि आपने अगर 1000 रुपए का गेहूं बेचा तो उसमें 100 रुपए किसको देना होगा, राजा को देना होगा, और राजा जहां चाहेगा वहां आपको उस गेहूं को बेचना पड़ेगा और जिस मूल्य पर चाहेगा उस मूल्य पर। तो जो आर्थिक उदारवादी थे वो इस बात का विरोध करते थे कि जो हमारा व्यापार होना चाहिए, पहली बात तो मुक्त होना चाहिए, और जो राजतंत्र है उसको क्या करना चाहिए, इस पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए राजतंत्र को। तो इन्हीं सारी चीजों को दूर करके उस समय एक समुदाय था, देश तो नहीं कहा जाएगा, उस समय एक देश था प्रसा। इन सारी चीजों के बारे में आप देखते हैं, एक नया शब्द आता है आपके इसमें, जेल्वेराइन। ये जेल्वेराइन क्या था, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि जेल्वेराइन था क्या। जेल्वेराइन एक तरीके का कहा जाए तो एक कर के लिए प्रसा द्वारा बनाया गया जेल्वेराइन जो था, जेल्वेराइन एक तरीके से देखा जाए तो कर के लिए प्रसा द्वारा 1834 में एक संघ बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, जेल्वेराइन किसने बनाया, प्रसा। उस समय का एक प्रसिद्ध देश ही कह दीजिए, एक समुदाय कह दीजिए उस समय, जो एक तरीके से बना हुआ था। कब बनाया इसने, 1834 में एक समुदाय बनाया कि राजा को जो चाहिए वो कर दे, लेकिन जो इसके तहत जो जेल्वेराइन में आएगा वो क्या करेगा, व्यापारियों के लिए, आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया।
जोल्वेराइन, जितना भी व्यापारी होगा तो जोल्वेराइन पे एक तरीके से क्या था, ये शुल्क संघ था। जोल्वेराइन जो था एक तरीके का शुल्क संघ था कि इसमें शुल्क भरने अदा करने के बाद जो जोल्वेराइन शुल्क था इसको अदा करने के बाद व्यापारी क्या हो गए थे, एक तरीके से मुक्त थे। वो किसी भी देश से किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से व्यापार कर सकते थे। तो जोल्वेराइन के बारे में कई बार पूछा कि जोल्वेराइन क्या था या किसके द्वारा बनाया गया, तो प्रसा के द्वारा बनाया गया एक तरीके क्या था, शुल्क संघ था। कब बनाया गया था, 1834 में बनाया गया था। अब बात चलते हैं, जो हम पीछे अभी कुछ चीजों को छोड़ चुके हैं उनको फिर से लेते हुए चलते हैं। बीच में इन चीजों को बताना जरूरी था जो कि इस चैप्टर के बीच में दी हुई है, उसी वजह से हम उसको क्रमबद्ध लेके चल रहे हैं। बात चल रही थी नेपोलियन की। नेपोलियन 1799 में डायरेक्टरी का प्रमुख बन चुका था और 1804 में नेपोलियन ने क्या किया था कि वहां का संवैधानिक शासन खत्म करके फ्रांस का राजा बन गया था। और 1804 में उसने एक अपनी नियमों की किताब, जिसे हम लोग कह नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेपोलियन ने बहुत सारे काम किए थे फ्रांस के अंदर, यातायात व्यवस्थाएं शुरू की थी, संचार व्यवस्था, यहाँ तक कि एक बैंक का निर्माण भी उसने किया था जो गरीब लोगों को ऋण देने का काम करता था। इसने क्या किया, आपस में इटली में युद्ध किया, इटली पे कब्जा कर लिया, जर्मनी पे युद्ध करके जर्मनी पे कब्जा कर लिया, माल्टा, आसपास के जितने द्वीपीय देश थे सब पे कब्जा कर लिया। लेकिन हुआ क्या, इसने ब्रिटेन पे युद्ध कर दिया, रूस, पोलैंड पे आक्रमण करके पोलैंड पे अपना अधिकार जमा लिया। अब अधिकार जमा के क्या किया हुआ था, इतना टैक्स उन वसूल देशों से वसूल रहा था कि उस टैक्स से पूरा फ्रांस का खाना पीना सबका पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहा था। यानी उन देशों से टैक्स वसूल के फ्रांस का विकास कर रहा था। हुआ क्या, जब नेपोलियन ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन, इन सारी चीजों में ब्रिटेन ने दिमाग लगाया। ब्रिटेन ने क्या किया, आसपास के देशों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और इकट्ठा करने के बाद 4 देशों को इकट्ठा किया। कौन कौन सा, एक देश था ऑस्ट्रिया जो इससे परेशान था, ब्रिटेन, रूस और जिसने जोल्वेराइन बनाया था फ्रांस। कितने देश थे, ये पूछता है कि एक युद्ध होता है वाटरलू, वाटरलू युद्ध, ये कई बार पूछा। वाटरलू युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो बात यह कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था, एक तरफ तो था फ्रांस, यानी फ्रांस से कौन था, नेपोलियन था फ्रांस से, तो फ्रांस से कौन था, नेपोलियन। लेकिन इसके विरोध में कौन कौन से देश थे, तो विरोध में जो देश थे वो 4 देशों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। पहला कौन था, पहला तो था आपका ब्रिटेन, जो दूसरा था वो था आपका रूस, तीसरा था आपका ऑस्ट्रिया और चौथा था आपका ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। इन 4 देशों ने मिलकर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया और वहां से उसे एक द्वीप में भेज दिया जहां आदिवासियों द्वारा क्या हुई, उसकी हत्या कर दी गई। 1815 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। 1815 में जब वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध ये देश, चारों देश जीतने के बाद एक संधि की जाती है। संधि कहाँ की जाती है, संधि का मतलब समझौता होता है कि फ्रांस ने या नेपोलियन ने जिन देशों में आक्रमण करके जीता है या जितना हम लोगों का नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा, फ्रांस करेगा। इस भरपाई के लिए एक संधि होती है और संधि कहाँ होती है, 1815 में ही, 1815 में ही एक संधि होती है और उस संधि का नाम क्या दिया गया, वियना संधि। वियना क्या है, वियना जो अभी आप देखे ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो हम महाद्वीप बता रहे थे वो महाद्वीप नहीं, यूरोप महाद्वीप यानी अंतर्गत आने वाला एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी क्या थी, वियना। वियना में ये चारों देश इकट्ठा हुए, फ्रांस के, इनको बुलाया गया नेपोलियन को और एक समझौता होता है। समझौते के तहत क्या किया गया, वो सारे नियम या वो सारे अच्छे काम जिन जिन कामों को नेपोलियन ने शुरू किया था, सबसे पहले उन कामों को क्या किया गया, बंद कर दिया गया कि नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेशों पर सब देशों ने आपस में क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। बंटवारा करके मतलब वियना संधि के तहत ये काम किए गए कि वियना संधि का पहला लक्ष्य क्या था कि नेपोलियन ने जिन जिन देशों को जीता था उन देशों को, ऐसा नहीं था उन देशों को आजाद कर दिया, आजाद नहीं कर दिए, उन देशों से जो टैक्स नेपोलियन वसूल रहा था तब उन देशों पर किसने कब्जा कर लिया, इन चारों देशों ने। उन चारों देशों ने क्या किया, आपस में इसको बांट लिया, जीते गए क्षेत्रों पर कब्जा किया और क्या किया, फ्रांस के चारों तरफ नए नए राज्य बसा दिए कि फ्रांस अपना सीमा विस्तार ना कर सके। फ्रांस के चारों तरफ
नए राज्य बसा दिए, ये उसकी शर्तें थी उसके। इसके बाद क्या हुआ, सेना फ्रांस की निश्चित कर दी गई, इनके द्वारा एक वो बना दिया गया कि इससे ज्यादा फ्रांस अपने सेना को नहीं बढ़ा सकता, इससे ज्यादा अगर बढ़ाएगा तो उसके लिए उसको कर दिया, कुछ ऐसे कई सारे नियम बना दिए गए। तीसरी चीज क्या थी, पुराने राजाओं को, जो पुराने राजा थे या पुराने राजवंश थे, उन्हीं राजवंशों को फिर से सत्ता पर काबिज कर दिया गया। और एक तरीके से देखा जाए, जो इटली था, इटली पर प्रभाव रखने के लिए जो ऑस्ट्रिया का उस समय चांसलर था मेटरनिख, उसने क्या किया, इटली पर अपना प्रभाव रखने के लिए इटली को एक नहीं होने, उसको टुकड़ों में, कई भागों में बटा रहने दिया, ताकि अगर बटा रहेगा तो क्या रहेगा, एकत्र नहीं होगा तो हमसे लड़ नहीं पाएगा और हमें टैक्स लेने में आसानी रहेगी। ब्रिटेन को क्या दे दिया गया, ब्रिटेन को दे दिया गया आपका माल्टा दे दिया गया, कुछ द्वीप समूह दे दिए, केप ऑफ गुड होप दे दिया गया, और इसके बाद रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए, ऑस्ट्रिया ने तो इटली में वैसे ही कब्जा का पूरी तरीके से वो जमा रखा था। दूसरी चीज क्या है, अगर इसको देखा जाए तो एक चीज और आती है कि रूढ़िवाद, एक नया शब्द इसमें आता है, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद, अब ये रूढ़िवाद क्या था, रूढ़िवाद क्या था, रूढ़िवाद ये था, इसमें पूछता है कई बार कि रूढ़िवाद का मतलब क्या था, और रूढ़िवाद कब आया, 1800, ये भी 1815 में। रूढ़िवाद क्या था, रूढ़ि का मतलब क्या होता है, हमारी पुराने रीति रिवाज, यानी वही पुराने राजवंशों को, जब इन चारों देशों ने जीता तो उन्हीं पुराने राजवंशों को फिर से उसी सत्ता पर काबिज करवा दिया जिनको नेपोलियन ने हराया था। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि इधर पे फ्रांस पे कौन सा राजवंश का शासक था, बूर्बो राजवंश का, उस समय राजा कौन था, लुई 16वां। तो जब 1815 में युद्ध हुआ और वाटरलू के युद्ध में हार जाता तो वापस से बूर्बो ही राजवंश का अगला शासक बनता लुई 18वां। तो ये क्या था, ये रूढ़िवाद था। आगे हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिख के बारे में, कि मेटरनिख ने क्या किया, इटली जर्मनी का एकीकरण, इटली का, इन सारी चीजों के बारे में आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसको पार्ट बाय पार्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसको 3 से 4 पार्टों में हमें छोटा छोटा करके पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक ही है। तो इसको थोड़ा डिटेल में कैसे पढ़ना, कैसे लिख, जिस प्रकार से बता रहे हैं इस प्रकार से आप लोग लिखते हुए हेडिंग बाय हेडिंग और उसको डिस्क्रिप्टिव करते हुए चलेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जिन छात्रों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन नीचे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।